धन्यवाद आपके सामने बात करने का मुझे मौका दिया है आपके जमात इस्लामी हिंद ने। और मैं करीब आधा घंटा और 45 मिनट आपको ये पूरे नोटबंदी के पीछे क्या पॉलिटिक्स है और इसकी क्या इकोनॉमिक्स है, जिस तरह ये शुरू हुआ 40 दिन पहले और जो जिस उद्देश्य से शुरू हुआ और कहाँ पे आके अभी किस पड़ाव पे अभी है, और आप एक स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रखूँगा और उसके बाद थोड़ा बहुत सवाल जवाब भी कर लेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये कोई बड़ा आर्थिक कोई कैंपेन नहीं है, ये कोई इसमें इकोनॉमिक्स कम है, इसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा है। और पॉलिटिक्स ही इसका मेन उद्देश्य है और उसके भी कई पहलू हैं, मैं आपके सामने रखूँगा। तो मेरा ये मानना है कि ये मोदी जी ने इसमें ये भी मतलब इसके एनालिसिस में ये भी देखना ज़रूरी है कि ये टाइमिंग इस वक्त क्यों किया इन्होंने, क्योंकि ये बात तो चर्चा में थी, पहले भी थी। तो हमारे वायर में एक वर्ल्ड बैंक के जो टैक्स कंसल्टेंट हैं, बहुत नामी कंसल्टेंट है, राजुल अवस्थी उनका नाम है। वो यूपीए के दौरान जो वित्त मंत्री के साथ एडवाइज़र रहा करते थे और 2011 में उन्होंने सरकार छोड़ दी और बाद में वर्ल्ड बैंक में गए। तो उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेख लिखा हमारे वायर में, जिसमें उन्होंने अपना एक पुराना तजुर्बा बताया कि 2013 में सितंबर में उन्हें मोदी जी ने गुजरात में उनको अपॉइंटमेंट दिया। आधे घंटा उनके मोदी जी के साथ मीटिंग हुई थी जब वो गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित हो चुके थे। सितंबर अक्टूबर 2013 की बात है। तो मैं आपको ये किस्सा इसलिए बता रहा हूँ तो क्योंकि इसका एक बैकग्राउंड है। ये एकदम से ओवरनाइट ये सर पे हमारे फूटा नहीं है। ये संघ के अंदर ये चर्चा शुरू से चल रही थी। तो आधे घंटे मोदी जी ने उनसे बात करी और उनको मोदी जी ने कहा कि भाई हमारे एक आर्थिक कुछ विशेषज्ञ हैं जो इकोनॉमिक थिंक टैंक इनका संघ परिवार का है, अर्थ क्रांति के नाम से कहलाता है, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। तो उन्होंने कहा कि आप उनका एक बहुत बड़ा एक प्रपोज़ल है, आप उसको पढ़िए और उसका मुझे आप आंकलन करके दीजिए। मोदी जी ने ये वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट को बोला। तो ये चीज़ उन्होंने हमारे वायर में लिखा कि भाई किस तरह उनको बुलाया गया। तो उस प्रपोज़ल में उसके दो भाग थे। पहला भाग ये था कि डिमोनेटाइजेशन कि एकदम से जितना जो करेंसी जो है लोग इस्तेमाल करें उसको खींचा जाए, और उसका एक दूसरा भाग भी था और उसका उद्देश्य उस वक्त ये बता रहे थे कि ब्लैक मनी को इसको अटैक करना, और मतलब मेन उद्देश्य वही था कि किस तरह आर्थिक व्यवस्था में सफाई लाना वगैरह। तो और उसका एक दूसरा भाग भी था। दूसरा भाग ये था कि सारे जो अभी के जो टैक्सेस जो सरकार इम्पोज करती है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, कॉरपोरेट टैक्स हो, चाहे आप सर्विस टैक्स हो, जो बिजनेसेस पे जो लगती हैं, स्टेट में जो वैट लगता है, जो सेल्स टैक्स लगता है वगैरह, वो सारे चीज़ें हटा के एक केवल बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लागू होना चाहिए 2%। तो उनका ये मानना था कि ये सारे टैक्सेस हटा के केवल एक टैक्स जो बैंकों में जितना ट्रांसफ़र होता है उस पर टैक्स लगा दो, तो उससे भी उतनी आमदनी हो जाएगी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की जितनी आजकल ये तमाम अलग अलग किस्म के टैक्सों से होती है। तो साहब ने हमारे जो लेख लिखा था उसमें ये बताया कि पढ़ने के बाद उन्होंने मोदी जी को लिखा कि ये आइडिया काम नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कभी किसी ने कुछ एक्सपेरिमेंट अभी तक किसी ने किया नहीं है। तो कि सारे टैक्सेस, इनकम टैक्स हटा दो, कॉरपोरेट टैक्स हटा दो, सेल्स टैक्स हटा दो और इन सबको मतलब
उन्हें बड़ा एक अजीबोगरीब ये वो लगा, और उस चीज़ को उसके बाद कई अर्थशास्त्रियों ने उसको देखा है। अरुण कुमार जी ने भी देखा है, जो JNU में प्रोफेसर रहे। मेरी अरुण कुमार जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी देखा, उनको भी बड़ा अचंभा लगा कि तो सारे टैक्स हटा के एक बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लाना चाहिए। तो ये नहीं, तो कहने का मतलब ये चीज़, ये कीड़ा 2013 से दिमाग में था, मतलब मोदी जी के। और अर्थ क्रांति के लोग ये बताते हैं कि वो ये प्रपोजल वो RSS के जो हेड है मोहन भागवत, उनको भी दिखाया गया और उन्होंने भी उसको एंडोर्स किया, और उन्होंने ही वहाँ भिजवाया जो गुजरात CM को कि आप देखिए इसको। तो पहली बात तो ये तब से चल रहा है। तो और इसको कई अर्थशास्त्रियों ने इसको नकारा गा कि ये हो नहीं सकता, ये बहुत ही मतलब एक किस्म का एक आप ख्याली पुलाव कह लीजिए या इम्प्रैक्टिकल जो। तो उसके बाद तब से बात चली, फिर बंद हुई। अर्थ क्रांति अभी भी पुणे में है, वो भी उसका अभी भी वो कैंपेन कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो जब ये चीज़ जो 2013 से ये बात घूम रही है डिमोनेटाइजेशन, और ये इस वक्त क्यों हुआ, तो 2016 में 8 नवंबर को जाके क्यों लागू हुआ, जबकि ये जो पूरा जो आइडिया था ये पहले डिबेट होके मतलब एक किस्म से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। तो मेरा मानना है कि ये जो टाइमिंग जो सरकार ने जो चूज़ किया है उसका एक ख़ास कारण है। उसका कारण ये है कि सरकार के आए हुए 2.5 साल हो गए हैं, और 2.5 साल में वायदे बहुत किए गए, आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। ये बोला गया कि रोज़गार बढ़ेगा, और इन्हीं के आंकड़े बताते हैं कि लेबर मिनिस्ट्री के जो आंकड़े, जो 10 इंडस्ट्री के जो आंकड़ों जो एम्प्लॉयमेंट को जो ट्रैक रखते हैं, उसमें दिखाया गया कि 2015-16 में 65% गिरावट आई है रोजगार में, 65%। ये 8 इंडस्ट्री में, जिसमें टेक्सटाइल्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी हैं, जो बड़ी जो IT इंडस्ट्री है, इसमें 2014 में 2013-14 और 2014-15 में 4.5 लाख लोग एडिशनल जो एम्प्लॉयमेंट मिला था, 4.5 लोगों को रोज़गार एक्स्ट्रा मिला था, वो 15-16 में केवल 1,55,000 लोगों को मिला है। तो आप देखिए गिरावट कहाँ, 4.5 लोगों को रोज़गार मिला 13-14, 14-15 में, और 15-16 में एकदम गिरा के। तो और ये सवाल मोदी से लोगों ने पूछा भी है, यहाँ तक कि अर्नब गोस्वामी ने भी अपने एक बड़े फ्रेंडली जो इंटरव्यू में पूछा कि इतना गिरावट जो है एम्प्लॉयमेंट में जो आई, इसका क्या है। अच्छा, दूसरा इकोनॉमिक का कोई ग्रोथ भी बढ़ता नहीं दिख रहा था। कहाँ 7.5% उन्होंने दिखाया कि 14-15 में GDP ग्रोथ 7.5, और 15-16 में जाके 7.1, और लेटेस्ट RBI बता रही कि अब और भी RBI ने उसको ग्रोथ को नीचे किया, ग्रोथ का जो एक्सपेक्टेशन है उसको और भी नीचे किया है। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर और उनके एडवाइजर्स को ये लग रहा था कि जो बड़े बड़े जो आर्थिक मुद्दों पे जो बड़े बड़े वायदे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे थे, और किसानों को बोला था कि आपको 50% आपकी जो लागत है उस पर हम वो देंगे, आपको दाम मिलेंगे, आपके जो भी आप गेहूँ चावल जो भी बना, वो भी नहीं, किसानों को नहीं मिला। इस पर भी बड़ा सवाल उठ रहा था। और दूसरा जो इलेक्शन के दौरान इन्होंने बीजेपी ने एक कमेटी बिठाई थी जिसके तहत जिसमें आपके जो अभी के जो डोवाल साहब जो NSA और गुरुमूर्ति जो इनके कुछ आर्थिक सलाहकार वगैरह हैं, डोवाल तो खैर नेशनल सिक्योरिटी के हैं, और एक उस कमेटी में एक और सज्जन है जो वैद्यनाथन करके जो IIM बेंगलोर में प्रोफेसर है, वो भी इनके आर्थिक सलाहकार हैं। तो आपको याद होगा उस कमेटी ने ये बात कही थी कि $500 बिलियन काला धन हिंदुस्तान का बाहर पड़ा हुआ है, इसको वापस लाना है। तो ये भी उन्होंने इलेक्शन में वायदे किए थे, आपको याद होगा, बोला था कि वापस लाएंगे और
सबके अकाउंट में जो 15 लाख, ये आप सबको पता होगा। इस पे भी इन पे बड़ा प्रेशर था। 2-2.5 साल हो गए, लोग कह रहे हैं भाई गरीबों को आपने ये वायदे किए थे हुए कि पूरे किए नहीं। तो मेरा मानना है कि इन्हें लगा कि आर्थिक जो स्थिति थी वो बिगड़ती जा रही थी, और जो वायदे चाहे वो किसानों को किए हों, चाहे गरीबों को वायदे किए हों, चाहे रोज़गार के वायदे किए हों, ये इनसे पूरा नहीं हो रहा था। तो और अब प्रधानमंत्री का पर्सनालिटी भी यही है कि उन्हें हमेशा दिमाग में ये रहता है कि हर 2-3 महीने में कुछ ऐसा करो जिससे पूरा ध्यान बटे कुछ ऐसी चीज़ कर दो जिससे लोग केवल उन्हीं की बात करें और असली इश्यूज की बात ना हो। तो बीच बीच में करते रहे वो। आपको याद होगा कि पहले साल में उन्होंने बहुत बड़ा अभियान चलाया कि किसानों से ज़मीन लेके हम एक बड़ा सा एक सपना पेश किया कि किसानों को हम पूरे एक स्मार्ट सिटीज़ में शहर बनाएंगे और उनको वहाँ रोज़गार मिलेगा, और किसान ज़मीन कब तक वो करता रहेगा। और तो उसमें लैंड एक्विजिशन बड़ा एक्ट लाया गया उसमें। अब लैंड एक्विजिशन में आप सबको याद है, उसमें पूरा मतलब पार्लियामेंट में, आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी है, तो पार्लियामेंट में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। यहाँ तक कि बीजेपी के खुद मेंबरान जो स्टैंडिंग कमेटी, उन्होंने अपोज कर दिया उसको। अच्छा, वो उनसे हुआ नहीं। वो उनका सबसे पहला जो अभियान जो था कि जिसमें वो पूरा एक बड़ा एक सपना दिखाना चाहते थे, वो था वो लैंड एक्विजिशन, और किसानों से ज़मीन लेके थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स लाई जाए और बड़े शहर बनाए जाए। वो भी नहीं हुआ। तो बेचैनी काफ़ी, इन सब वजहों से बेचैनी काफ़ी थी, बढ़ गई थी मेरे हिसाब से। तो फिर इन्होंने सोचा कि अब कुछ और ऐसा कुछ करें जिससे कि बिल्कुल एक पूरे आर्थिक और पॉलिटिकल इकॉनमी में एक ऐसा बड़ा एक अभियान चलाएं जिससे पूरे देश का ध्यान एक चीज़ में जाए और उसी में डिबेट चले। मेरे ख्याल से ये उनका जो पुराने फेलियर्स को थोड़ा वो करने के लिए उन्होंने ये डिमोनेटाइजेशन का एक झटका दिया देश को। और अब मैंने कई लोगों से बात की, आरबीआई में भी कई आर्थिक सलाहकार हैं इनसे। अब भाई इनकी प्रिपरेशन तो थी नहीं बिल्कुल, ये तो आप आज भी देख रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि लोग पूरे जो नोट 85% नोट पूरे सिस्टम से निकालना, इस एक तरह से आप 85% अगर खून आपकी बॉडी से निकाल के और उसको अगर रिप्लेस ना करें तो आप सोचिए बॉडी का क्या होगा। अब 5% करके डाल रहे हैं अब हर महीने, तो बॉडी तो बिल्कुल बैठ गया है अभी। अब पूरे जहाँ पे आप उद्योग में देखिए, आगरे में अगर जूता का उद्योग देखिए, लुधियाना में आप साइकिल होजरी वीवर्स, वाराणसी में देखिए। मुझे बताया गया वाराणसी में एक सज्जन है गुजराती, बड़े एक्सपोर्टर हैं वहाँ पे, और मोदी जी के इलेक्शन के टाइम में उन्होंने सपोर्ट किया था मोदी जी को, और उनके ये स्टोरी छपी थी, हमारे सबा नकवी जी ने हमारे इस पे लिखा था वायर में, वो उनसे मिल के आई थी वो उनके सेलफोन में उनकी जो फ़ोटो मोदी जी के साथ अभी भी है कि भाई सपोर्ट हमने किया था उनको। वो ये कह रहे थे कि उनका तो बिल्कुल बिजनेस ही बैठ गया। करीब जितने ऑर्डर्स थे जो सीज़न के टाइम पे सब ख़त्म, सारे वर्कर्स छोड़ छाड़ के गांव जा रहे हैं। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आप अगर दिल्ली में कहीं जाएं, जो डेली वेज जहाँ पे वर्कर इकट्ठा होते हैं, कई जगह हैं, कोटला मुबारकपुर चले जाएं, मेहरौली चले जाएं, तो आपको नॉर्मल कंडीशन में जब बिज़नेस चल रहा था, एक आर्थिक व्यवस्था चल रही थी, तो जितने लोग थे उसके आपको 10-15% भी लोग नहीं मिलेंगे। तो सब लोग गांव वापस चले गए और वहाँ पे बेचैनी है, गांव में अनरेस्ट शुरू हो गया। अच्छा, पहले 2 हफ्तों में तो ये बात थी कि भाई कई लोगों ने कहा, टीवी में भी दिखाया, रवीश के प्रोग्राम में भी आपने देखा होगा, लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, शायद इससे कुछ निकलेगा, शायद काला धन को ये मतलब इससे अटैक करेंगे काला धन को, और कुछ
व्यवस्था में सुधार होगा, नया कैश आएगा, शायद महंगाई कम होगी, बैंकों के पास पैसा आएगा, शायद और लोन मिलेगा सस्ते दाम। तो ये पहले 2-3 हफ्ते में ये थोड़ा ऑप्टिमिज्म था, ये सभी मानते था। मगर अभी आप स्थिति देखिए, बीजेपी के अंदर ही बड़ी बेचैनी है। पिछले 2 हफ्ते में ऐसे कई आपको रिपोर्ट्स मिलेंगे कि बीजेपी पार्टी के अंदर ही बड़े सवाल उठ रहे हैं, और संघ परिवार के अंदर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। और प्राइवेटली अगर बात करो तो संघ तो बिल्कुल चुप बैठा है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे इससे डील करें, क्योंकि उनकी अपनी जो छोटे उद्योग वगैरह, संघ के भी कई लघु उद्योग, भारतीय मजदूर संघ, ऐसे कई उनके जो संगठन हैं, तो सब जगह आप प्राइवेटली जब पत्रकार मिलता तो बिल्कुल सर पकड़ के ऐसे बैठे रहते हैं, तो कहते हैं इससे इस स्थिति से बाहर कैसे आए। तो ये जो स्थिति पैदा हो गई है कि मतलब जो एक इकॉनमी, मतलब ठीक है अर्थव्यवस्था सुधर नहीं रही थी, मगर एक किस्म से आप समझिए गाड़ी जैसे आप 55 की स्पीड में आपकी चल रही है गाड़ी, वो ऐसे स्थिति में बहुत तेज़ भी नहीं चल रही है, मगर गाड़ी रुकी भी नहीं है, चल रही है। ऐसी स्थिति में ये जो नोटबंदी ने क्या करा है कि ये बिल्कुल जिसे कहते हैं कि चारों टायरों में गोली, जैसे टायर सारे गोली मार दी चारों टायरों में, ये डिमोनेटाइजेशन से ये हुआ है। अच्छा, अब इनके अंदर भी जो कन्फ्यूजन इतना है कि 40 दिनों में आरबीआई ने भी करीब 55 नोटिफिकेशन निकाले हैं। परसों तो इन्होंने कहा कि डिपॉजिट भी नहीं, डिपॉजिट पे भी रोक लगाएंगे, तो आरबीआई ने जारी किया। फिर उसके दूसरे दिन अरुण जेटली ने कहा कि नहीं, डिपॉजिट आप कर सकते हैं, क्योंकि अरुण जेटली ने शुरू में लोगों को कहा था कि आप दिसंबर 30-31 तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं, आप जल्दी ना कीजिए। उस वक्त शुरू में अरुण जेटली ने बोला कि सबको जाके लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं, आप आराम से दिसंबर के आखिरी तक आप दे सकते हैं। अब आरबीआई ने उसका उल्टा नोटिफिकेशन डाल दिया। अच्छा, आप पूछेंगे आरबीआई ने ये डिपॉजिट को रोकने का क्यों, मतलब ये सोच क्यों चल रही है? इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है डिपॉजिट, क्योंकि अब इन्हें ये लग रहा है कि 15.5 लाख करोड़ इन्होंने 1000 और 500 के नोट रद्द किए। अब इन्होंने ये नहीं सोचा कि सारा पैसा वापस बैंकों में आ रहा है। अच्छा, जो अमीर आदमी है और जो पैसे वाला है, वो अपना इधर उधर मैनिपुलेट करके सिस्टम को, बैंकों में पैसा ऑलमोस्ट पूरा वापस ले आया है। तो इनको अब ये इनको बड़ा एम्बैरेसमेंट हो गई है इनको कि अब इसका जवाब कैसे दें। हम कहा तो इन्होंने ये था कि भाई 15.5 लाख करोड़ को हमने जो नोट रद्द किए हैं, तो इसमें से उन्होंने शुरू में अनुमान लगाया था, और जेटली जी का स्टेटमेंट भी था कि 3.5 लाख करोड़ वापस नहीं आएगा, वो काला धन होगा, और उसको फिर आरबीआई लेके उसको सरकार को देगी, और उससे फिर सरकार बड़े सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स, जनधन योजना में पैसे भी डालेंगे, बैंकों को पैसा देंगे। बैंकों को कैपिटल की ज़रूरत है आजकल, क्योंकि आपने देखा होगा जो डिमोनेटाइजेशन से पहले बैंकों की हालत इतनी ख़राब कि हिंदुस्तान के जो पब्लिक सेक्टर बैंक बिल्कुल बैठ गए हैं। करीब 10 लाख करोड़ जो कर्जा जो है बड़े इंडस्ट्री ने वापस नहीं करा है, और कुछ इंडस्ट्री तो सब छोड़ छाड़ के भाग भी गए मलया जैसे, और कुछ यहाँ बैठे हुए जो दे नहीं रहे वापस। तो क्योंकि 10 लाख करोड़ बैंकों का पैसा वापस नहीं आ रहा, तो बैंक नए कर्ज दे भी नहीं पा रहे और जो कंपनियों को, छोटी कंपनियों को, तो बैंकों की स्थिति बहुत ख़राब है। उनको कैपिटल की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आपके पास नई पूंजी नहीं आएगी, आप फिर उस लेंडिंग नहीं कर सकते। और तो उसका कुछ बैंकों का कैपिटल और लेंडिंग का कुछ वो होता है, रेशियो होता है। तो जेटली जी ने कहा चलो बैंकों को कैपिटल भी मिल सकता है अगर ये 3.5 लाख करोड़ ब्लैक मनी वाकई निकलता, मगर अभी तक निकला ही नहीं कुछ, सब पैसा वापस आ गया है। तो एक अगर इस पैरामीटर में देखें तो फेलियर, डिमोनेटाइजेशन फेल हो गया, क्योंकि जब सारा पैसा बैंकों में आ गया तो फिर काला धन तो है ही नहीं। अब कोई विश्वास भी नहीं करेगा काला धन नहीं, क्योंकि बड़े बिजनेसेस ने अपने तरीके से रियल एस्टेट में डाल दिया, कभी किसी ने किसी गोल्ड में डाल के किसी तरह करके उसको पूरा उसको वाइट
कर दिया है पिछले 40 दिनों में। अब इनकी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अंदर बड़े काफ़ी मतलब घबराहट है कि भाई कि अब लोगों को क्या जवाब दें। और इसके चलते बेचारे जो पिछले 10-12 दिन में ये मतलब भाजपा के लोग ही बोल रहे हैं कि लोग बड़े नाराज़ हो गए हैं। जो शुरू में जो सपोर्ट करा था गरीब आदमी बेचारा, अब वो कह रहा है कि अब हम लाइन में खड़े हुए और ये जो पैसे वाले इनका तो सारा काम हो गया, अब हमारा काम नहीं हुआ, हमें पैसे नहीं मिल रहे। और ख़ासकर जो डेली वेजर जो है बेचारा, वो 6 महीने कह रहे हैं कि इकॉनमी को 6 महीने झेलना पड़ेगा, उसके बाद मई 2017 के बाद कुछ रिकवरी होगी। जो रोज़ डेली वेजर है वो आप 6 महीने कैसे सर्वाइव करेगा? ये बिल्कुल कैलकुलेशन इनका बिल्कुल ये इन्होंने जो पूरे जो ब्लैक इकॉनमी को चोट पहुंचाने की वजह पूरे इन्होंने इकॉनमी को चोट पहुंचाई है। और ये चीज़ हिंदुस्तान के आर्थिक जो लेखक, जो आकलन करने वाले वो भी बोल रहे हैं, पूरे दुनिया के जो अर्थशास्त्री ये बोल रहे हैं। और कल को तो एक फोर्ब्स के एक बहुत फेमस उनके जो मालिक हैं और राइटर हैं, उन्होंने लिख दिया कि ये एक बहुत बड़ा इमोरल एक एक्ट ये हुआ है इनके ज़रिए, इस सरकार ने जो करा है कि गरीबों को इतनी जो चोट पहुंचाई है, ये एक किस्म से एक इमोरल एक्ट है। तो अब स्थिति ये होगी कि जो काम ये गरीबों के लिए करना चाहते थे वो बिल्कुल गरीबों पे उल्टा आके पड़ा है। अब पॉलिटिकली मोदी जी का मेरे ख्याल ये था कि एक उद्देश्य ये था कि इसके ज़रिए पूरे 1 बिलियन लोगों को मोबिलाइज़ की जाए और एक ब्लैक मनी के नाम पे और करप्शन के नाम पे 1 बिलियन लोगों को मोबिलाइज़ की जाए और उसको किसी तरह एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए, उसको किसी तरह नेशनलिज्म के साथ लिंक किया जाए, नेशनल सिक्योरिटी के साथ लिंक किया जाए। वो उधर सर्जिकल स्ट्राइक और इधर सर्जिकल स्ट्राइक, आप लैंग्वेज देखिए, उधर भी सर्जिकल स्ट्राइक, फिर बोला कि ब्लैक मनी पे भी सर्जिकल स्ट्राइक होगा। फिर पीछे अभी परसों उन्होंने यूपी में बोला कि भाई ये देखिए ये ऑपोजिशन के लोग जिस तरह पाकिस्तान घुसपैठियों को कवर दे रहा है, इस तरह ऑपोजिशन इसको। तो भाई इस मामले में तो मोदी जी माहिर हैं, जिस तरह वो जो यूज़ करते हैं जो लैंग्वेज और ईडीएम को, तो ये अब चल रहा है ये कि नेशनलिज्म, ब्लैक मनी, स्वच्छता। तो ये अब ये धीरे धीरे लोगों के भी समझ में आ रही है कि भाई हो क्या रहा है, क्योंकि चोट तो लोगों ने खाई है। और एक बड़ा सवाल अब लोग पूछ रहे हैं कि अगर सारे 1000 और 500 के नोट बैंकों में आ गए हैं, या आने ऑलमोस्ट 14 लाख करोड़ तो आ गए हैं, 14.5 अभी 15 15.5 कुछ तो बैंकों के पास ऑलरेडी थे, जो बैंक अपने इस्तेमाल के लिए जो 500,000 रखता है, तो आप मान के चलिए 15 आने थे, 14 सवा 14 तो आ गए। तो अब ये सारा वापस आ जाए तो लोग सवाल उठाना लोगों ने शुरू कर दिया कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने 1000 और 500 के नोट का क्या किया। ये तो जायज़ है ना, अगर सारे 1000-500 आ गए तो आपके पास जो हर एक जो खासकर भाजपा और बड़ी पार्टियों के पास जो पैसे हैं, तो ये बैंकों पे किसने डाला है? इस पे ये सवाल मैंने भी उठाया, कई टीवी स्टेशन में मैंने लिखित में उठाया कि आप बताओ कि आपने क्या करें अपने 1000-500। कोई जवाब नहीं है। एक जवाब मैंने एक मिनिस्टर से पूछा एनडीटीवी में कि आप मुझे एक इसका जवाब दे दीजिए कि आपने अपने 1000 और 500 नोट का क्या किया। तो उनका नाम बाबुल सुप्रियो, मिनिस्टर थे, साथ बैठे हुए थे। तो वो क्लिप सोशल मीडिया में लोग चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन हमारे पास जो कैश है वो इलेक्शन कमीशन हमें अलाउ करता है कि उसको डिस्क्लोज ना करें और रखें। वैसे ये बात है भी सही। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, आप देखिए कितना अनजस्ट सिस्टम है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जो 20,000 से नीचे हो, वो कहता है कि आप उसको कोई डिस्क्लोज करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आप जितना मर्जी। तो ये करते क्या हैं, ये किसी बड़े कॉर्पोरेट से 100 करोड़ लेते हैं, उसको 20-20 करोड़ में तोड़ देते हैं 100 करोड़ को, और दिखाते हैं कि ये इंडिविजुअल्स ने दी हैं। अच्छा, अब इनकी समस्या है कि उसको आप कैसे दिखाएं? अब तो बैंक में डालना पड़ेगा, डालेंगे तभी तो आपका 100 करोड़ नए नोटों पे आएगा ना, तो बैंक आपको देगा। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़
इसलिए खबरें आ रही कि लोगों ने, बीजेपी ने वहाँ ज़मीन खरीद ली, यहाँ खरीद ली, कलकत्ते में खरीद ली, रियल एस्टेट, इन्होंने कुछ तो रियल एस्टेट में डाला है। कल एक खबर आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है कि नोटबंदी 8 तारीख को हुई थी और 8 और 10 48 घंटे के अंदर एक कोऑपरेटिव बैंक है अहमदाबाद में, उसके अंदर 500 करोड़ आया 2 दिन के अंदर। और उसके बाद और 2 दिन बाद आरबीआई ने एक रूल लाया कि कोऑपरेटिव बैंक्स में आप ये जमा नहीं कर सकते 1000 और 500 के, क्योंकि उन्होंने देखा कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो पॉलिटिशियन कंट्रोल करता है वो उसका इस्तेमाल कर रहा था। तो पहले जो आरबीआई का जो बैन आया 4 दिन बाद आया। 8 तारीख को नोटबंदी हुई, आरबीआई का बैन आया मेरे ख्याल 12 या 13 को। तो ये 4 दिनों में कोऑपरेटिव बैंक्स में करीब 70,000 करोड़ जमा हो गए, 1000 और 500 के नोट। अच्छा, इसकी हम कह रहे हैं इसकी भी तहकीकात करो, मगर सरकार उसकी तहकीकात नहीं कर रही। हाँ, छोटे मोटे लोगों से पूछ रही है, आपने 3 लाख कहाँ से, किसी बूढ़े रिटायर्ड आदमी ने, बेचारे ने 3 लाख 4 लाख डालो, आप उससे कह रहे हैं कि आप बताओ इस पर, नहीं तो आपको 50% टैक्स देना पड़ेगा। उन्होंने एक स्कीम निकाली जो डिस्क्लोजर, वॉलंटरी डिस्क्लोजर, वो भी इसलिए निकाली क्योंकि इन्हें लगा कि सब पैसा तो वापस आ गया, आप किसी तरह डंडा मार के इनसे 50% निकाली जाए। तो उसमें भी जो बड़े उद्योग हैं उनसे भी कोई नहीं पूछ रहा। आपने अपने 1000-500 के नोट, आपको क्या लगता है कि ये अंबानी बिरला, इनके पास 1000-500 के नोट सबसे ज़्यादा रहे होंगे ना? छोटे आदमी के पास तो 3-4 लाख, उनके पास तो मतलब हज़ारों करोड़ में रहे होंगे। तो उन्होंने क्या करा, उनका तो खैर आप छोड़ दो, उनके पास तो पूरा एक ग्लोबल फाइनेंशियल चैनल की व्यवस्था है, वो तो एक मिनट में मूव कर देते हैं। असली डिजिटल फाइनेंस तो वो चलाते हैं। हाँ, तो वो तो पूरा की स्टॉक मार्केट रूट मॉरिशस कहीं बाहर ले गए। अब जैसे विजय माल्या के जो अभी पता लग रहा है इनको, उनके बाहर जाने के बाद ज़्यादातर उनके सारे एसेट्स बाहर हैं और इनकी अब कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है वहाँ पे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमने बेनामी एक्ट को हमने बड़ा टाइट कर दिया है, अब इसमें हम कैश भी अगर किसी के और के नाम पे अगर जमा करें, मेरा कैश अगर आप के नाम पे जमा हो तो आप दोनों को सज़ा हो सकती है, जेल जा। तो मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा बेनामी व्यवस्था जो आजकल चल रही है वो तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो 2000 रुपये जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है, जिसका कोई सवाल, कोई पूछ नहीं है उस पर। तो अब इस डिबेट में सब लोग वो सवाल उठा रहे हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो फंडिंग है उस पर रिफॉर्म करो। और ये अच्छी बात है। जो भी राहुल गांधी ने जो ये बात उठाई है, ये जो बिरला सहारा डायरीज, उसका भी यही मतलब है। उसमें हर पार्टी के लीडर के नाम पे पैसा है। अच्छा, राहुल गांधी के पार्टी के भी बड़े बड़े लीडरों का है, तो उसमें मोदी जी का भी है नाम। तो राहुल गांधी ने उस वाले जो क्या कहते हैं, वो वाले खिचड़ी को थोड़ा वो घुमा रहे हैं अभी कि किसी तरह इस पर डिबेट हो। और उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को उस पर हियरिंग भी है, जो प्रशांत भूषण का, उस पर एक PIL भी है। तो अब ये जो चीज़ें जो बड़े बिजनेस और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो फंडिंग की जो व्यवस्था है, उस पर कोई ध्यान नहीं है अभी तक। मेरे हिसाब से वो पहले करना चाहिए था, और अगर डिमोनेटाइजेशन करना होता तो बाद में कर सकते थे। हालांकि पिछले जो रघुराम राजन जो गवर्नर थे, उन्होंने कहा था कि आप सिर्फ 1000 रुपये का पहले कीजिए, उससे क्या होता है कि केवल 45% करेंसी खिंचती बाहर, वो धीरे उसकी जल्दी प्रिंट करके वापस भी कर सकते थे। ये जो 85% जो पूरा करेंसी इन्होंने निकाला, ये मेरे हिसाब से इन्होंने बहुत बड़ी गलती हुई है, और इस गलती का इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं अब देख रहा हूँ कि स्टेट अभी इलेक्शन होने वाली है, आप देखिएगा लोगों के अंदर इतना आक्रोश है और ह्यूमिलिएशन, लोग अपनी डिग्निटी, अपने पैसे ना निकाल पाने की वजह से और शादियों का जो ना कर पाना, लोगों के डिग्निटी को हर्ट किया है। और मैं ये नहीं मानता कि ये जो रूलिंग पार्टी कह रही है कि भाई लोग अभी भी साथ हैं, और एक जो लार्जर जो गोल है स्वच्छ आर्थिक व्यवस्था में स्वच्छता लाने की, वो सब अब हो गया ख़त्म। मेरे हिसाब से वो मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि जो मैं जितने रिपोर्ट्स में अब देख रहा हूँ, जो पिछले 10 दिन के जो रिपोर्ट देख रहा हूँ, वो मामला इनके हाथ से अब निकल गया है। और ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स का खासकर,
ये इस पे ये जो अभी जो रेड हुआ है जो अहमदाबाद के कोऑपरेटिव बैंक में जो मैंने बताया आपको, जिसमें 500 करोड़ 2 दिन के अंदर जो डला, उसमें उसके गवर्निंग बॉडी में अमित शाह हैं। तो ये अब लोग ये सब देख रहे हैं। लोग मैं नहीं मानता कि हम हिंदुस्तान के लोग गरीब होंगे, मगर इतने उल्लू हैं मैं नहीं समझता। मतलब अखबार भी पढ़ते हैं। और ये आपको एक और बात बताऊं मैं, यूपी ये जो चोट इतनी ज़बरदस्त लगी है कि छोटे उद्योगों में 30-40% गिरावट आई है उत्पादन का। इसका एक और इम्पैक्ट बताता हूँ आपको, मीडिया में क्या इम्पैक्ट हो रहा है। मीडिया में मेरी अमर उजाला और इनके जो इनसे बात हुई, जो जागरण ओनर्स, आप उनसे पूछिएगा, इनके जो विज्ञापन ज़्यादातर ना ये स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री से आते थे, और 30-40% इनके भी विज्ञापन गिरे हैं। बड़े बड़े अखबारों में जर्नलिस्टों को निकालना शुरू कर दिया है। ये भी हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। पिछले दो हफ्ते में टेलीग्राफ ग्रुप, इधर ग्रुप, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे ग्रुप में, और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के तो मालिक ने लिख दिया कि इस नोटबंदी की वजह से अब इस साल कोई इंक्रीमेंट नहीं। ट्विटर में लिख दिया। तो ये आप देखिए कि अगर जब एलीट, मैं इनको एलीट मानता हूँ अखबार वाले में, टाइम्स ऑफ इंडिया में जो काम कर रहे हो तो एलीट है वो, तो अगर वो इतनी मार खा रहा है तो आप सोचिए जो छोटा जो वर्कर है, इनफॉर्मल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, रियल एस्टेट तो बिल्कुल बैठ गया है। रियल एस्टेट को उठने में कम से कम नहीं तो 2.5-3 साल लगेगा। वैसे ही बैठा हुआ था। 2008 में जो ग्लोबल इसके गिरावट के बाद रियल एस्टेट उठ नहीं पाया था। पिछले आप 2 साल के रियल एस्टेट वैल्यूज़ देखिए, वैसे ही गिर रहा। दिल्ली में पूरा 10-15% और 20% अभी गिरेगा। और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आजकल कंस्ट्रक्शन देता है। तो ये सब हो रहा है, और एक किस्म से इकोनॉमिक केओस है पूरा, मान के चलिए केओस है। और ये स्टॉक मार्केट भी दिखा रहा है। इस स्टॉक मार्केट इतनी बुरी तरह गिरा है, और इंडिया का स्टॉक मार्केट इस साल 2016 में पूरे, अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज़ के स्टॉक मार्केट देखिए तो सबसे ख़राब परफॉर्मेंस है हमारी। 1% भी ग्रोथ नहीं है। तो मैंने एक दिन ट्वीट कर दिया कि पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में भी 38% ग्रोथ आया है। तो मेरे पीछे पड़ गए भक्त लोग। तो मैंने कहा कि आप देखिए, वो सोसाइटी भी वो अलग किस्म के प्रॉब्लम झेल रहा है, उसके अंदर भी अपना आतंक, वो ये सब चल रहा है। उसके बीच में उन्होंने अपना स्टॉक, इन्वेस्टर्स ने, भाई लोगों ने पैसा डाला ना, फॉरेन वही ग्लोबल इन्वेस्टर्स सब डाल रहे हैं। तो आप ब्राज़ील का देख लीजिए, ब्रिक्स कंट्रीज, सब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे सब बैठ गया है। और ये अब परेशानी है इनको। अब बजट में अब कह रहे हैं कि गरीब आदमी को चोट पहुँची तो कुछ करेंगे इनके लिए। अब क्या करेंगे, ये जूझ रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि जनधन योजना में डालेंगे पैसा। तो मेरा एक मानना है कि स्थिति इनके हाथ से बाहर निकल चुकी है, और इतने मतलब केओस, इतना ज़्यादा मतलब केओस पैदा हो गया है कि अब इन लोग का ठीक से, इनके दिमाग में ठीक से पॉलिसी जो मेकिंग जो है, एक ढांचा जो है ना, एक सोच के, वो अब ठीक से चल नहीं रहा। तो अब इसके बाद जो होगा आप देखिएगा, वो कोई कह रहा है कि आप गोल्ड को अटैक कीजिए। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो बीजेपी के मतलब नॉमिनेटेड है, उन्होंने कहा जी कैश तो केवल ब्लैक इकोनॉमी का केवल 5% कैश था, अब कहाँ कैश के पीछे पड़े हुए, अब गोल्ड के पीछे पड़ी है। किसी ने कहा कि 35,000 टन गोल्ड है लोगों के पास, तो इसको किसी तरह निकालिए बाहर। तो किसी ने जाके मोदी जी को ये सुझाव दिया, किसी अर्थशास्त्री है, मैं जानता हूँ उनको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। तो मोदी जी ने कहा नहीं गोल्ड में थोड़ा सा औरतों का थोड़ा वो रहता है, इससे सेंटिमेंट, इसको नहीं हाथ लगा सकते। तो अब इस तरह के सब आइडियाज़, अब ऐसा है ना, डिस्परेशन में इस तरह के आइडियाज़, कोई कह रहा है इसको करो, कोई कह रहा है गोल्ड को निकालो। हालांकि ये बात सही है कि हिंदुस्तान में जो सोना जो है लोगों के पास 35,000 टन सोना है, उसमें से 25,000 घरों में है और 10,000 टन मंदिरों में है, ये तिरुपति वगैरह में। तो किसी ने उनसे कहा कि इनसे तिरुपति में बात कर लीजिए, शायद ये सोना आप निकाल के थोड़ा ला सकते हो कैपिटल। तो फिर उन्होंने कहा जी वो
भाई तिरुपति में करेंगे तो फिर और लोग नाराज़ हो जाएंगे, और लोग माने आरएसएस नाराज़ हो जाएगा कि आप मंदिरों के गोल्ड कैसे कर रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति पैदा होगी कि आप दिमाग सब इन चीज़ों पे चल रहा है, ये कर लो, वो कर लो, रियल एस्टेट बेनामी वो कर लो। आप बेनामी में किसको करेंगे आप? जो आदमी, जो बड़े उद्योग पैसा बाहर ले गए हैं, आपकी जो बेनामी एक्ट है वो भाई अमेरिका में तो नहीं चलेगा, यूरोप में नहीं चलेगा, आपकी जुरिस्डिक्शन तो आपके नेशनल उसमें है ना। तो ये सब ले दे के एक बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। और नीतीश कुमार ने वैसे सही कहा। नीतीश कुमार ने, हालांकि लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार नोटबंदी को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा मानना है कि वो पॉलिटिकली उन्होंने एक बड़ा एक जिसे कहते हैं कि थोड़ा एक सटीक पोजीशन लिया है। क्योंकि मोदी अपने ऑपोजिशन को सब कह रहे थे कि ये सब करप्शन के साथ है, तो नीतीश कुमार ने कहा कि मैं नोटबंदी को सपोर्ट करता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मगर ये मोदी जी शेर पे सवार हैं। अब राइडिंग अ टाइगर का बड़ा डबल मीनिंग होता है, मतलब अब शेर आपको खा भी सकता है। तो मेरा मानना ये है कि है शेर पे सवार। अभी देखना पड़ेगा अभी आगे जाके शेर क्या करता है, और वो शेर को खाते हैं या शेर उनको खाता है। धन्यवाद।